अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब वैसे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेस है प्रोग्रामिंग की या जो सबसे मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो है सी। आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना चाहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज हो, और वो बेसिक लैंग्वेज है हमारे पास लैंग्वेज सी। ओके। अब इसमें हमारे पास जो टेक्निक्स हैं प्रोग्राम्स डेवलप करने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग की बेस जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, और वो प्रोग्राम डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो एक कॉमन टेक्निक यूज़ करते हैं वो है डिवाइड एंड कंक्योर का रूल। उसमें बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम होती है, या जिस चीज़ के लिए भी आपने कोई प्रोग्राम डेवलप करना होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद उन तमाम पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व करके जब उसका रिज़ल्ट कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक सल्यूशन मौजूद होता है उस चीज़ का जिसके लिए आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे। तो कोई भी लैंग्वेज में काम करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी बेसिक है सी, उसका सिंटैक्स क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। हमारी सी लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक और सिंपल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वाइड है। सी लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आप हर वो काम कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से करवा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। अब यहाँ सी लैंग्वेज में हम डिवाइड एंड कंक्योर रूल अप्लाई करेंगे। सिंपली उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और हर पार्ट के लिए हम एक सेपरेट फंक्शन कॉल करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें उसके पोर्शंस में डिवाइड करके उसके लिए हर पोर्शन के लिए सेपरेट फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हर पार्ट के लिए एक सेपरेट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है और बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ किया गया था। तो देखते हैं सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। ओके। सी लैंग्वेज जो है हमारी वो डेवलप हुई 60s 70s में। बेल लेबोरेटरीज़ में ये डेवलप हुई, और इसके साथ ही BCL लैंग्वेज भी एक डेवलप हुई थी। BCL या बी लैंग्वेज बेसिकली यूज़ होती थी सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर्स क्रिएट करने के लिए या उसके सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। अब बी लैंग्वेज सी के कंपाइलर बनाती थी और सी लैंग्वेज मेन प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। ओके। इस हिस्ट्री के बाद अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं या कौन सी मेन टॉपिक्स हैं या कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सी लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे पास जो यहाँ मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डाटा टाइप। ये रेफ़र करता है कि आप कौन से टाइप का डाटा यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, इंट, कैरेक्टर या फ्लोट। इंट डाटा टाइप आप यूज़ करते हैं जब आप कोई न्यूमेरिक या इंटीजर डाटा यूज़ कर रहे हैं और उसकी रेंज आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी दे सकते हैं, राइट। इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं जब आप कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप का डाटा एंटर कर रहे हो, अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर कर रहे हो, उसकी रेंज आपके पास A to Z होती है। अब नेक्स्ट जो हमारी डाटा टाइप है वो है फ्लोट। ये आप यूज़ करते हैं जब भी आप कोई फ्लोटिंग नंबर ऐड कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, मतलब कोई भी पॉइंट वाला डिजिट यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हम रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन आप कोई भी पॉइंट वाला डाटा जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। बाइनरी डिजिट या सिग्नल कॉमनली शो करता है कि आपका कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट कंप्यूटर मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है। उसको आपका कंप्यूटर शो करता है बिट्स में, आपकी कंप्यूटर मेमोरी को। ओके। अब इन जब कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स की बात की जाए तो उसको हम कहते हैं बाइट। अब वो 8 बिट्स का भी हो सकता है, 16 बिट्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। कमेंट्स को बेसिकली रिमार्क्स कहा जाता है। ये वो रिमार्क्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्रामिंग कोड के साथ लाइंस ऐड कर लेते हैं सिर्फ अपने रिमेम्बरेंस के लिए, या कल को अगर कोई और आपका कोड यूज़ करता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये लाइन किस लिए लिखी गई थी या इस कोड का क्या मतलब है। हर लाइन के साथ आप उसका अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कमेंट्स बताते हैं कि ये लाइन किस लिए लिखी गई थी, दिस लाइन इज़ रिटन फॉर दिस। ओके। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास गार्बेज वैल्यू।
गार्बेज वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो हमने अपना प्रीवियस प्रोग्राम अगर सही से सेव नहीं किया या उसको क्लोज़ नहीं किया, तो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में या उसके रिज़ल्ट में हमें कोई प्रीवियस प्रोग्राम की वैल्यू या उसका रिज़ल्ट शो करे, तो वो गार्बेज वैल्यू होती है। इसको रिमूव करने के लिए हम एक सिंपल फंक्शन यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन का। अच्छी अप्रोच ये है कि आप हर प्रोग्राम से पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई गार्बेज वैल्यू शो ना हो। सेमीकोलन बेसिकली बता रहा होता है आपके कंपाइलर को कि ये वाली प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ये वाली कमांड यहाँ पर एंड हो चुकी है। ये आपको हर कमांड के एंड में ऐड करना होगा सेमीकोलन। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है प्रिंट का। प्रिंट एफ का फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है आपके स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए। उसके ज़रिए आप कंप्यूटर को बताते हैं कि आप किस तरह आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और इस प्रिंट एफ के फंक्शन की जगह आप सी आउट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डिसाइड आपको ही करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनपुट का फंक्शन। इनपुट के लिए आप स्कैन एफ या सी इन जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग के फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये यूज़ होता है जब भी आप अपने प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना चाहते हैं, या कोई स्टेटमेंट या कोई एक टेक्स्ट लाइन ऐड करना चाहते हैं, तब आप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ भी लाइन ऐड कर लीजिए तो उसके स्टार्ट में और एंड में इन्वर्टेड कॉमास आपको ऐड करने होंगे, तभी आपका कंप्यूटर या कंपाइलर समझ सकेगा कि आपने स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया है। मैं यहाँ पर एक सिंपल लाइन ऐड कर देता हूँ, तो देखिए इसके स्टार्ट में और एंड में हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है, तो ये एक स्ट्रिंग है। इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास फर्दर पॉइंट्स कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे है जी हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट वो है जिसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और ऑन द अदर हैंड वेरिएबल वो है जिसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब कांस्टेंट आपका कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एनीथिंग, और वेरिएबल आपका कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है जो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं सिंपली ABC यूज़ कर देता हूँ, आप कोई भी वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में आप सिर्फ कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं ये वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ, और उनकी वैल्यू मैं आगे चल के इनपुट के फंक्शन से लूँगा। और जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है उसमें आप वेरिएबल नेम बताने के साथ साथ उसको वैल्यू भी बता रहे होते हैं कि इस वेरिएबल के साथ मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा। वॉइड मेन का फंक्शन बेसिकली आपके कंपाइलर को बता रहा होता है कि आपका जो मेन प्रोग्राम है, जो मेन फंक्शन है, जो मेन एग्जीक्यूशन है, वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। उससे पहले जो भी था वो डेक्लेरेशन थी, इनिशियलाइजेशन था, या फंक्शन कॉलिंग थी। जब भी आप अपना कंपाइलर ओपन करते हैं तो जहाँ पर आपको आपकी आउटपुट नज़र आ रही होती है, सिंपली आपके कंपाइलर की स्क्रीन, आपके सॉफ्टवेयर की वो ब्लैक स्क्रीन, उसको हम कंसोल कहते हैं। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस यूज़ होते हैं बेसिकली लाइन स्पेसिंग के लिए, या लाइन स्किप करने के लिए, या लाइन जंप करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एस्केप सीक्वेंस के, वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना देख लीजिए, इनको बैक स्लैश के साथ यूज़ किया जाता है, और बैक स्लैश बी और बैक स्लैश एन हमारे पास एस्केप सीक्वेंस हैं। इसके अलावा काफ़ी हैं, वो आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो हमने बात कर ली कि डिवाइड एंड कंक्योर रूल यूज़ होता है। नेक्स्ट एल्गोरिदम, वो होता है कोई भी एक्चुअल कोडिंग करने से पहले जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर राइट करते हैं अपने प्रोग्राम का कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, वो एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये दोनों प्रीफिक्स भी होते हैं, पोस्ट फिक्स भी होते हैं। प्रीफिक्स में क्या होगा और पोस्ट फिक्स में क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखिए LR रूल। LR रूल से यहाँ पर मुराद है आपका जो कंपाइलर होता है वो आपकी लिखी हुई हर कमांड को, आपकी हर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो चीज़ पहले लेफ़्ट पर लिखी होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, राइट की तरफ बाद में जाएगा। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस। यहाँ तक बात करने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ A + B। अब इस इक्वेशन में से हमारे पास ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है। ऑपरेटर वो है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास प्लस का साइन है, और ऑपरेंड वो होंगे जिन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास A और B हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर्स हमारे पास अर्थमेटिक हो सकते हैं, उसमें हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स पर जो अप्लाई होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं जो कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से हम शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की भी अब हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं।
हम यहाँ पर सिंपल इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए वैल्यू असाइन करेगा। अगर हमने कोई प्रॉपर इक्वेशन लिखी है तो उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट हमारे थर्ड वेरिएबल को असाइन कर देगा। अगर हम कोई सिंपल वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो भी कर देगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा है जी प्लस इक्वल टू। अब वो क्या करेगा, वो वैल्यू ऐड भी करेगा और असाइन भी करेगा। उसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है, अगर आप देखें फर्स्ट में वो क्या कर रहा था, सिर्फ वैल्यू असाइन कर रहा था। लेकिन अब अगर हम सेकंड की तरफ चले, वहाँ पर हमने लिखा था c प्लस इक्वल टू ए। अब इसका यहाँ पर मतलब ये है कि वो c में a की वैल्यू ऐड भी करेगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसको c में स्टोर कराएगा। एज इट इज़ माइनस इक्वल टू जो हमने लिखा था वो उसमें से a की वैल्यू माइनस करेगा और c में स्टोर भी करेगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमने टाइप कर लिए प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस। अब इसमें प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। ए की वैल्यू इनिशियली हमने 10 असाइन कर दी। फर्स्ट केस में वो क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट रूल को फॉलो करते हुए जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पहले प्लस का साइन मिलेगा। वो पहले वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इन दिस केस ए की वैल्यू 11 एग्जीक्यूट होगी, जो कि पहले 10 थी, उसमें पहले इंक्रीमेंट करके फिर उसको वो 11 यूज़ करेगा। नेक्स्ट केस में अगर आए तो वो लेफ़्ट टू राइट रूल को फॉलो करते हुए जब आएगा तो उसको पहले वेरिएबल ए मिलेगा, उसके बाद प्लस प्लस का साइन। इनिशियल वैल्यू 10 थी तो वो पहले 10 ही यूज़ करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। होप सो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हमने सबसे पहले बात की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन जो उसकी बेसिक है वो सी लैंग्वेज है और उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमने उसके कुछ की पॉइंट्स देखे, हमने देखा उसमें किस किस टाइप का डाटा ऐड कर सकते हैं और हम और उस डाटा को ऐड करने के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, लेफ़्ट राइट रूल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिवाइड एंड कंक्यूर वो रूल क्या है। सो दिस इज़ एनफ फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस लाजमी देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में ही हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिए, ताकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स आपका मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। होप सो आपने प्रीवियस HTML कोर्स भी हमें ज्वाइन किया होगा। अगर उसमें भी कोई क्यूरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।